हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और अगर आप मीडिया पे अटेंशन थोड़ी सी पे कर रहे हैं बियॉन्ड द इमरान खान पीटीआई टाइप न्यूज़, तो आपको मालूम है कि एक तरह से एग्रीकल्चर पे पाकिस्तान में बहुत गुफ्तगू पिछले कई हफ्तों से हो रही है। एक तरफ सिंध में प्रोटेस्ट्स हैं जो कि चोलिस्तान कनाल, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान और एसआईएफसी का प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, और तीसरी तरफ गुफ्तगू जो अब पिछले कई दिनों से चल रही है वो पानी का शॉर्टेज और डेड लेवल जो डैम में आ चुका है उसके ऊपर गुफ्तगू थोड़ी शुरू हो गई है। तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि एग्रीकल्चर पे यानी कि ज़राअत पे बात की जाए, क्योंकि अगेन महंगाई पाकिस्तान में होती है तो उसका एक बड़ा ड्राइवर जो होता है वो फूड इन्फ्लेशन होता है। और अगेन उस पे एक्सपेक्ट करना कि क्या है अगली साइकिल में, वो बड़ा ज़रूरी है। गंदम हो या चीनी, अगर आप अगेन मीडिया पे अटेंशन पे कर रहे हैं तो इस हफ्ते इसहाक डार जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चीनी की प्राइसेस फिक्स करने की भी बात की। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त और रेजिडेंट एक्सपर्ट जिनसे मैं हमेशा ज़राअत के ऊपर बात करता हूँ, बिजनेस रिकॉर्डर रिसर्च के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, अपना एनालिसिस शेयर करते रहते हैं, आदिल मंसूर ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक आपको उधर। रमज़ान मुबारक आपको भी। आदिल, शुरुआत करते हैं रमज़ान में तो ऑब्वियसली प्राइस स्पाइक्स होती हैं, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक जो कॉन्वर्जेशन है ये कि 35% वाटर शॉर्टेज है, डैम्स का लेवल डेड लेवल पे आ चुका है। तो लोग काफ़ी कह रहे हैं कि इसकी वजह से ज़राअत के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन को वाटर शॉर्टेज के हिसाब से? ओके सो ज़राअत राइट नाउ एग्रीकल्चर जो है इज फेसिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जिन एक ये वो सेक्टर है जिसके लिए ड्यूरिंग द ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस एंड पोस्ट कोविड जिनके लिए एवरीथिंग वाज गोइंग राइट बिकॉज सप्लाई साइड शॉर्टेजेस थी, तो एज प्रोड्यूसर्स वो बेनिफिट कर रहे थे। नाउ पोस्ट दैट क्राइसिस एवरीथिंग फॉर देम इज गोइंग रॉन्ग। फर्स्ट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए, फिर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, वीट का डिबाकल हुआ। 2022 के फ्लड्स ऑलरेडी आ चुके थे तो उसके नुकसान का स्पिल ओवर भी था। एंड नाउ यू आर सीइंग अनदर इशू विच इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। जहाँ तक वाटर शॉर्टेज एंड वीट का ताल्लुक है, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दैट द वीट हैज फेस्ड वाटर शॉर्टेज ओनली सो फार एज कि जो बारिशें जो कम हुई हैं, लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन जो कि इन गुड मंथ्स दिसंबर जनवरी जो होनी थी वो कम हुई हैं। इसकी वजह से द इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस इज नाउ ऑलरेडी बिल्ट इन टू द क्रॉप। जो डेट लेवल इन स्टोरेजेस है, स्टोरेजेस आर ऑब्वियसली डन फॉर द फ्यूचर, राइट? सो दैट फ्यूचर इज द अपकमिंग नेक्स्ट सीजन जो कि खरीफ का सीजन होता है, नॉन वीट, which is rice, cotton, sugarcane, and lots of water hungry crops. So that shortage will uh, shape up and show itself in the upcoming months, especially अगर आगे जाके मानसून सीजन भी अंडर परफॉर्म करता है और बारिशें नहीं होती या ग्लेशियल मेल्ट जो है उसका जो रेट है दैट स्लोज डाउन। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। यानी कि या एक तो ये लेटर इन ऑन इन 2025 इसका इशू हमें नज़र आ सकता है, बिलखुसूस अगर मॉनसून का सीजन हो। वीट का यू टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल। प्रोक्योरमेंट का इशू हुआ, सपोर्ट प्राइसेस का इशू लास्ट ईयर हुआ, उस वक्त भी काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो 2025 के सीज़न में हमें नज़र आएगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गिवन वेयर द फार्मर इज अराउंड वीट एंड गिवन हाउ दे वर डेल्ट विथ लास्ट टाइम अराउंड? क्या लग रहा है कि इस साल वीट आउटपुट कितना होगा, और अगेन क्या पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा गंदम इंपोर्ट करने के लिए, और इज इट टू अर्ली टू टेल? Okay, so before I answer that question, okay, maybe let's just answer that question in short form, which is it is too early to tell. But to explain that, I would like to go into a little more detail and take the audience into a little bit of past. In many ways, we are seeing a rehash and recap of 2019. If you remember the events that led up to the water shortages and the dam fund being established in the early months of Imran Khan government. This is the lead up to exactly those steps. मैं past data देख रहा था, so I also jogged up my own memory. If we take a step
if you take another step back, in 2017, Pakistan had a very good wheat crop. उस वक्त कोई ये डीरेगुलेशन की बातें नहीं थी, कोई आईएमएफ के इश्यूज भी ऐसे स्ट्रेस लेवल्स पे नहीं थे. So Pakistan went on and did, and the government of Pakistan, provincial governments and the federal government went on and did record buying, right? Just fine. उस वक्त क्योंकि local prices, market was well supplied and local prices were higher at that time compared to international prices, so there was also no pressure of outward smuggling. हालात अच्छे थे. 2017 की बात कर रहे हैं हम, ये मिड टू एंड 2017. अब 2018 शुरू होता है. यू रिमेंबर द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ दैट टाइम. टेक्निकली उस साल या तो वीट प्रोक्योरमेंट 2018 गोइंग इनटू 2018, या तो वीट कल्टीवेशन भी कम होनी चाहिए थी इफ मार्केट फोर्सेस वर एट प्ले. एंड व्हेन द गवर्नमेंट केम इन टू प्रोक्योर, उसको प्रोक्योरमेंट भी इखलाकी तौर पे कम करनी चाहिए थी, बिकॉज इट वाजंट एबल टू ऑफलोड इट्स लास्ट ईयर स्टॉक. क्योंकि मार्केट वेल सप्लाइड थी, गवर्नमेंट को अपने स्टॉक्स रिलीज नहीं करने पड़े, उसके पास खरीदार नहीं था, गवर्नमेंट का रेट एज ऑलवेज हायर देन द मार्केट था. So government was already carrying a high level of stock, which means government was also carrying a high level of debt on it. But क्योंकि political crisis था और election year भी था, they were, as in the election was going to take place in, I think, mid-June, if I'm not mistaken, or somewhere in summers. So going into the harvest season, उन्होंने उसके पिछले साल से भी ज्यादा record buying की. So they went from buying 6 million metric tons in 2017 to 6.6 million metric tons, 10% more buying, which ये is somewhere PMLN की around. हुकूमत उस वक्त थी जी जिसमें जी जी, ये शहबाज शरीफ एंड शायद खकान अब्बासी की हुकूमत है, विच मीन 25-30% बाइंग की, जिसकी जरूरत नहीं थी. और बहुत सारा स्टॉक गोदामों में लोड करके they went into elections, they lost the elections, Imran Khan government came, it was carrying a high level of stocks. उस वक्त फिर करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई, वी वेंट ऑन. अच्छा सॉरी, एक और एस्पेक्ट इसमें ये हुआ कि क्योंकि हमने इतनी ज्यादा वीट बाय कर ली थी प्राइवेट फार्मर से, एंड द पब्लिक सेक्टर गोडाउन्स आर बेसिकली, यू नो, they were full of wheat. So we had to export wheat at that time, not through private sector, but through the Trade Corporation of Pakistan's arm, at $100 per ton subsidy for each ton exported. So अगर 200 का रेट है, $200 का रेट है मार्केट में, हम 50% अंडर राइड कर रहे थे विद सब्सिडी. तो एक सेकंड, बेसिकली पहले या सरकार ने सब्सिडी देके गंदम उठाया रिकॉर्ड अमाउंट या में, वो एब्सोल्युटली. गोदाम भर गया, उसको आपने कैरी किया, उस कर्जा लेके उसको कैरी किया, या उस कर्जे पे सूद अदा किया, और फिर क्योंकि अब उसको बेचना था तो आपने उसको एक्सपोर्ट किया, और उस एक्सपोर्ट के लिए भी आपने सब्सिडी दी $100 सरकार ने. सब्सिडी दी, विच इज वाह. 50% ऑफ द प्राइस एट दैट टाइम. ठीक है. बट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस उस वक्त स्टेबल थे, कोई कोविड नहीं था, सब कुछ मुनासिब लग रहा था. नोबडी थॉट के पाकिस्तान में भी वीट क्राइसिस आ सकता है. वी इट यूज्ड टू लुक लाइक वी वर सेल्फ सफिशिएंट फॉर मोर देन अ डेकेड. वी वेंट इनटू 2019. अब जब 2 सालों से आप रिकॉर्ड बाइंग कर रहे थे, मेनी थिंग्स रॉन्ग विद बुज़ार, बट अगर उसके गोडाउन्स ऑलरेडी फुल हैं इवन डिस्पाइट द एक्सपोर्ट, 2019 में, which is the year I'm saying we are very much similar into right now, they did not buy or bought very little of it from the. तो वो साल था जब वीट अच्छी हुई क्रॉप, लेकिन उसके बाद क्योंकि मार्केट में फिर सरप्लस आया तो फार्मर्स बदजन हो गए, फार्मर्स started moving away from wheat. That 2019 is similar to what happened to farmers in 2024. On one hand, people like me have argued that this may have happened, this deregulation and this government's taking a step back may have happened under the pressure of IMF or conditions of the IMF agreement, which is what the story is being told. But in a lot of ways, the reason why I'm describing this history is that the more things change, the more they stay the same. ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में पहले नहीं हुआ. तो द प्रॉब्लम है कि कहने को हमने डीरेगुलेट कर दिया है, कहने को हमने स्टेप बैक ले लिया है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वापस से हम एक सेल्फ मेड क्राइसिस हम क्रिएट करें, और जब इस साल या आने वाले साल में शॉर्टेज हो गई अगर, तो मे बी दे फाइंड एन एक्सेप्शन फ्रॉम और एग्जम्पशन फ्रॉम IMF एंड फाइंड अ वे टू री एंटर द मार्केट, बिकॉज वी हैव नॉट एस्टैब्लिश एन ऑल्टरनेट फंक्शनिंग वेल ऑयल्ड प्राइवेट सेक्टर मार्केट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस साल क्या हो रहा है? इस साल ये हो रहा है कि लास्ट, जैसा आपको याद है,
अगेन टेकिंग अ स्टेप बैक, 2022 फ्लड्स का साल था, 2023 was supposed to be the election year, 2023 का साल आया, उन्होंने दबा के सपोर्ट प्राइस को कोई तकरीबन, if I'm not mistaken, 40% इंक्रीज किया. They took it from 28 to 3,000 to 4,000 rupees per 40 kgs. रिकॉर्ड बाइंग भी की फार्मर से. बाइंग करके इलेक्शन में चले गए. इलेक्शन फरवरी में हुआ. अप्रैल में जब हार्वेस्ट शुरू हुई तो सेड, ओ वी आर नॉट बाइंग एट ऑल. And all of a sudden, after giving farmer a huge jack up in price, in the benchmark price, and which is why they went on to plant record levels of wheat in the history of Pakistan, because normally कोई तकरीबन 9 million hectares wheat होती है. We saw 12 to 15% increase in wheat cultivation last year. And wheat is a very highly area sensitive crop, which means that अगर area same रहा होता, we would have only, or yield would have been exactly what it was recorded at. We would have only seen a meager 2 to 3% rise in output, rather than the 13% rise in output that we saw. So any jumps or any decline that comes in wheat output is primarily a driver, a product of area changing in a substantially, not productivity changing substantially. Productivity Basically, wheat नए के अंदर फार dramatically move नहीं करती. you draw Yeah. in new farmers into the supply side Yes, because of the you price draw in function. new acres. Yes, you draw in new acres. So that's exactly what happened. कोई 10 से 12% या 15% इंक्रीज आया wheat acreage में. Farmers thought there is going to be a great crop. It was a great crop, and right at the cusp of harvest, they say we are not buying, and that's when the market collapsed. It went from 4,000, 4,500 in March 2024, in early March 2024, and it dropped to 30 to 3,000, less than 3,000 during the peak months. Yes, इसके अंदर import की कहानी भी है, untimely imports, this, that. Okay, you can bring in more factors as well. But bottom line ये है कि this is what we do. This is what we do. We pre-election cycles. We have a history of jacking up prices. We have a history of buying too much that sends a distorted signal to the farmers, thinking that the rate is high. It's a good idea. It's profitable. It's highly profitable to plant wheat, and then they go on and plant more wheat in next year, and then uh, government backs down because post elections they don't have a very urgent need to provide the electoral base with any signals. Yes, इस साल IMF का प्रेशर भी था, बट ऑनेस्टली IMF ने कोई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अंडर द SLA 18 to 24 मंथ्स दिए थे. इवन दे नो कि 60 साल 70 साल का जो आपका एक हिस्ट्री होती है, उस ट्रेडिशन को ब्रेक करना आसान नहीं है. उन्होंने आपको 24 महीने दिए थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन, इवन बिफोर द SLA was signed, we were implementing and enforcing. We were so professional, and we were so proactive in implementing IMF's agreements apparently, कि हमने कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया इन मार्च अप्रैल में. अग्रीमेंट एज यू रिमेंबर सितंबर में साइन हुआ Yeah. है 2024 में, आई थिंक राइट. उसकी लॉजिक बड़ी सो सिंपल है, राइट? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव लॉजिक ये है कि इलेक्शन हो चुका है, अब आपकी कुछ और स्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ हैं. जो यस, किसान है उसको एब्सोल्युटली. आपने पैसे बना के दे दिए पिछली दफ़ा, अब वो पैसे आपने रीराउट करने हैं किसी और पेट्रोनेज नेटवर्क की तरफ, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा है. और आपके पेट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, आईएमएफ भी है, एक्सेट्रा. बट कलेक्टिवली ये है कि फार्मर इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी उसको ज़रा कहो कि 12-18 महीने इंतज़ार करे, और फिर अगर क्राइसिस होता है तो फिर तब की तब देखी जाएगी. Absolutely, but the only difference is you've never seen market prices collapse in this transformational manner. 4,000 4500 से prices overnight. I mean, ये मुझे ये बात याद है, बकरीद थी, and pre Bakrid the prices were still around 4,000 4,200 because harvest hadn't started. And the moment that happened, prices collapsed to 2,800. It's basically मुझे market में याद buyer है, नहीं है, मैं market. उस Yeah, ज़माने में लाहौर में था, एंड आई वाज टॉकिंग टू सम फार्मर्स. मतलब वो उनसे, और जो लोग उस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनसे बात हो रही थी. एंड आई रिमेंबर दे वर सेइंग कि बेसिकली जो रूरल इकोनॉमी है वो हैज़ कम टू अ ग्राउंडिंग हॉल्ट. इस हद तक के लोगों ने अपने घर में शादियां डिले कर दी हैं, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था वो नहीं आ रहा गंदम के क्रॉप से, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक मेजर hit आई थी रूरल इकोनॉमी. Again, this is anecdotal from my conversations, but I know no, this was the absolutely. discussion Because across the अगर board.
बिकॉज बात यह है कि जब 25-30% ऑफ आउटपुट विच इज अराउंड लाइक, मैं अमार से ही बात कर रहा था, इट्स अराउंड 500 बिलियन रुपीज। मार्केट में आरती हो, स्टॉकिस्ट हो, होल्डर हो, फ्लावर मिल हो, कन्फेक्शनरी हो, कैंडी लैंड हो, कोई भी हो, nobody has the kind of liquidity and cash flow, and to be honest, not even the warehousing to be able to stock 30% of your output, right? And it's not like government said कि ये हमारे godowns हैं, private sector इनकी चाबी ले लो and stock your supply over here. They didn't even do that. They went in with no strategy, and if I'm remembering this correctly, at that time I wrote about it as well, that they lied. They came on TV and said yes, we will buy post Eid. Then they said that this time around we are launching an app and we will be doing e-buying. And then they said, oh, we have extra stocks, so maybe we will not buy. And then they said, okay, we will only buy it through the federal government. And then they ended up not buying at all. And somewhere around, I think September, October, they set up a ridiculous rate of 2600 or 2400, because then they thought, अच्छा हाँ, अब नया सीजन आने वाला है, कल्टीवेशन शुरू होने वाली है, we need to give farmers some breathing space. उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, अगेन देर इज बोथ एनेक्डोटल एविडेंस लाइक यू सेड, एंड देर इज सम इंडिकेटिव डेटा. इफ यू सी द होलसेल प्राइस इंडेक्स, विच इज बेसिकली पाकिस्तान वर्जन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यू कैन सी जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस का जो जो इंडेक्स है, it has recorded 2 consecutive quarters of decline. So agricultural goods prices in wholesale markets have declined for 2 consecutive quarters, in which is June and September, which by the way technically is definition of a recession on a macroeconomic level. So technically, agricultural markets or rural markets or mandis have witnessed 2 consecutive quarters of price decline, which is technically they are in recession. They were in recession. Another indication is of course the following crops, which means that जब उसका अगला सीजन आया जिसमें खरीफ क्रॉप्स लगती हैं, कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, दे हैव डन वेरी पुअरली. एंड इफ स्टेट बैंक ने जो डेटा लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की पोस्ट ब्रीफिंग में शेयर किया था, इफ दैट्स एन इंडिकेटर, because they also rely on the data from federal government, right? It is showing decline against previous year across all 5 major crops. Okay, so if I Wheat, may pause you right yeah, go there, on. right? The major Yeah. major crops का जो decline, because this is I was going to go to the state bank side next, and you sort of went there already. स्टेट बैंक कह रही है कि ये एक रिस्क है. वेरी क्लियरली उन्होंने इस बात को जो है वो सिग्नल कर दिया है. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं उस रिस्क को इस तरह रीड कर रहा हूँ, आई वुड लव योर थॉट्स ऑन इट. वो ये है कि जो आपकी महंगाई में की रेट में कमी आई है पिछले कई महीनों से, that period might be coming to somewhat of an end because of this underperformance in crops. क्योंकि food inflation might return with a bang because of the underperformance that we're beginning to see. And then on top of it, you might have, क्योंकि अगर again as you said wheat में too early है, but let's assume that जो एक्स्ट्रा किसान जो एक्स्ट्रा एकर्स जो आए थे पिछले साल वो नहीं आएंगे गंदम के अंदर इन पर्टिकुलर, तो इन ऑल लाइकलीहुड आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसका फिर एक बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, विच अगेन हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिंकेजेस टू पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर, जिस पे अब आम आदमी भी बड़ा फेमिलियर हो चुका है गिवन ऑल दैट हैज़ हैपेंड ओवर द लास्ट 3-4 years. तो बेसिकली एक महंगाई का रिस्क फैक्टर जो है पाकिस्तान में आने वाले महीनों में वो रिटर्न करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. एम आई बीइंग टू अलार्मिस्ट और व्हाट? It's possible you're being alarmist because when price signals are distorted, what I've realized over the last 5-6 years of analyzing these markets, it's even harder to say, make a call कि ये कब होगा, than it would be under normal circumstances. I'll give you one example. Right before I joined this meeting, I was looking at the latest data, and wheat prices, which means grain prices, are declining as of today as well, week on week, month on month. These are off months, right? Crop was harvested in April, May, June. उसके बाद से it's just offloading, the offtake हो रहा है. As far as we can tell, as far as all major indicators are concerned, चाहे पानी की शॉर्टेज हो, चाहे एकरेज की खबर हो कि फॉर एग्जांपल एकरेज इज डाउन बाय 8%, आपने ये भी बात कर ली कि इनपुट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, farmers have scaled back, they have liquidity issues, they have cash flow issues, there is heat stress also, बारिश कम हुई है.
All of this by now should point to that there is going to be a shortfall compared to last year. Let's not say it's an outright shortage because we don't know what the market supply demand situation is, but there's going to be a shortfall compared to last year, at least in the coming months, and harvest is right around the corner. So this is, तो पिछले 8 महीने से अगर प्राइसेस मुस्तकिल डिक्लाइन कर रही थी, उनका आज तक विच मींस मार्च 20 तक उनका डिक्लाइन करना नहीं बनता, राइट? द प्राइस सिग्नल हैज गॉन आउट. Now you must ask कि क्यों हो रहा है, कि why are prices still declining? Because it's not like global commodity prices में wheat prices have crashed. Global commodity markets में wheat prices are stable and historic levels से थोड़ा ऊपर की तरफ ही हैं अभी भी. It's happening because I confirmed this from multiple sources. The Sindh government and government of Pakistan, two bodies that still have substantive stocks of wheat from previous seasons in their stocks, are releasing wheat into the market right now as we speak. January, February, March, which means there is a deliberate policy at the level of government to ensure कि मार्केट में wheat prices ना increase करें. फिर इनफ आपके पास स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स की एक लिक्विडिटी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, यू वांट टू रिलीज देम एंड स्टेबलाइज प्राइसेस इन द मार्केट, ठीक है, मान लिया. बट यू आर डूइंग इट राइट एट द कस्प ऑफ हार्वेस्ट, जिस व्हाट यू, विच बेसिकली मींस कि अगर आप हार्वेस्ट के महीनों में अपने 2 मिलियन 3 मिलियन टन मार्केट में ऑफलोड करेंगे, तो प्राइसेस ने मार्च अप्रैल में, जबकि सिंध में ऑलरेडी हार्वेस्ट शुरू हो रही है, लोअर सिंध में इन रमजान, they're crashing right now still, and they're crashing not versus last year, they've been crashing in for 8 consecutive months. Yeah, okay. So do you see why the price signals are distorted? अब क्या होगा, लेट्स से कि आज की तारीख में आपकी मेरी बात सुन करके ये, एंड वी आर दैट इन्फ्लुएंशियल कि आज की तारीख में ये रिलीज बंद हो जाता है, राइट? तब भी हार्वेस्ट इज राउंड राइट अराउंड द कॉर्नर. आपने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री तो इस मार्केट में कराई नहीं अब तक. तो होना क्या है, होना ये है कि अगेन फार्मर्स हार्वेस्ट करेंगे, there will be a surplus, temporary surplus, but there will be a surplus in the market because again there will not be sufficient number of buyers, there will not be sufficient number of demand, and the market खड़ी होगी कोई 28 मिलियन मेट्रिक टन से करीब है, 27 मिलियन मेट्रिक टन से करीब. अब 28 मिलियन मेट्रिक टन खरीदना प्राइवेट सेक्टर के लिए अगेन अप्रैल जून में तो पॉसिबल नहीं है. अगेन वी विल गो इनटू द सेम साइकिल ऑफ डिस्ट्रेस सेलिंग होगी. मे बी प्राइसेस डू नॉट decline until June, maybe they do not even decline until August. हमने historically देखा है, for prices to decline many things have to happen. Local prices need to be lower than international prices, maybe that is happening, but dollar also needs to depreciate, or there needs to be a certain amount of uncertainty in the currency market, which also creates an incentive for outward smuggling. That may not be on the horizon. So maybe September, October, November तक prices ना decline करें. But अगर आने वाले साल में फार्मर 2 सालों से मार खा रहा होगा, so do you think उसने अगले साल wheat लगानी है? So you can push this crisis maybe by another 8 months, 9 months, but it is right around the corner, which is why we are very much at the cusp of what we Got it. saw in 2019, 2020, which is when 2019 में आपने नहीं खरीदी, and 2020 में जाके वो crisis आया when Imran Khan and the Punjab government was forced to perform raids on farms. Yeah. कि अगर किसी ने 40 मन से ज्यादा गंदम रखी, which is by the way is a requirement, the seed requirement for next season, तो वो डीसी जो है उठा लेगा. उसके अंदर एक चीज़ अगर मैं डाल दूं ऐड, बिकॉज अगेन ये एक Yeah, डायनामिक चेंज हुआ है ना पिछले 3-4 yeah, साल में, वो तोरखम की सिचुएशन और अफगान बॉर्डर की सिचुएशन है, जहाँ पे ऑब्वियसली एक रिलेटिवली ओपन बॉर्डर जो उस वक्त था, अब उस पर क्रैकडाउन अब काफ़ी दिनों से बंद भी था तोरखम, अब जाके इस yeah, हफ्ते खोला गया है, ऑन ऑफ चल रहा है. पाकिस्तान अफगान रिलेशंस आर टेरेबल राइट नाउ. जो डॉलर की स्मगलिंग का नेटवर्क था जो कि उरूज पे था कुछ महीनों पहले तक, उस पर भी क्रैकडाउन किया गया है. तो अगेन दैट पार्ट आई वुड ऐड टू योर पॉइंट के वी डोंट नो yeah. कि ये चीज़ें We किस don't तरह know. प्ले आउट करेंगी. बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस इज़ व्हाई आई लव हैविंग यू ऑन, के समझ आए कि क्या Thank you. डायनामिक्स हैं. आई वांट टू स्विच टू शुगर नाउ, क्योंकि Sure. अगेन इसहाक डार साहब जो हमारे फेवरेट डॉलर रेट कंट्रोल करने से अब चीनी की रेट पे आ चुके हैं, और उन्होंने इस हफ्ते कहा है कि चीनी का रेट हम फिक्स करेंगे 165 पर किलो पर. मैं थोड़ी अपनी रिसर्च कर रहा था, दिल्ली में जो होलसेल रेट है वो 38 से 40 रुपए पर किलो चीनी की आसपास है. 325 इज़ द एक्सचेंज रेट राइट नाउ फॉर 1 इंडियन रुपी टू पाकिस्तानी रुपी. तो इंडिया में तो पाकिस्तान से रिलेटिवली बड़ा सस्ता है, ट्रेड का डायनामिक बनता है, बट बेसिकली उस पर बात किसी दिन और करेंगे. बट इस वक्त चीनी की मार्केट में क्या सिचुएशन है, और क्यों
डार साहब बड़े एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं कि हमें प्राइस कंट्रोल्स चाहिए चीनी की मार्केट में। डार साहब वही कह रहे हैं जो वो उन्होंने डॉलर के साथ किया है। उन्होंने बेसिकली पहले कहा कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, फिर जाके मीटिंग की, बोला कोई शॉर्टेज नहीं है, और प्राइस आज से 10 रुपये ऊपर होगी। तो जो उन्होंने पहले फ्लोर सेट किया था, उन्होंने 10 10 रुपये उसमें या 15 रुपये मजीद उसके अंदर डिवैल्यूएशन कर दी। एंड नाउ यू हैव अ मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर फॉर ऑल purposes basically. What's happening in sugar? In sugar, again, the spillover effects of wheat are showing up in sugar as well. यही कहानी टू अ सर्टन एक्सटेंट शुगर में भी हुई थी, बट अगेन शुगर में गवर्नमेंट इज नॉट अ बायर, इट इज ओनली अ इंडिकेटिव प्राइस सेटर. इट डिड सेट a very high price for two consecutive seasons following floods. And if you take a step back, there is a need to understand why these things exist. Both sugarcane and wheat is our proxy for providing farmers some form of insurance. So they are in lieu of actual cash transfers to each and every single farmer in the country. We set these wheat support prices and sugarcane support prices at very high rates compared to what the market rate should be, which ensures that जब भी buying market के अंदर हो, चाहे वो private sector buying करे या सरकारी rate पे buying हो, uh, there's some sort of transfer from the cash transfer from the urban economy to the rural economy. That's what happens in sugar. The only difference is sugar is not planted by every farmer. Obviously, it's only planted by maybe 1 in 8 farmers in the country, or to be more accurate, 1 in 8 farms of the country. And they tend to be large scale farmers because sugarcane is a capital intensive crop compared to other crops. It requires more investment. It also requires you to have a higher holding capacity. वो 12-18 महीने की क्रॉप होती है, तो farmers don't see cash flow every 3 months or every 4 months as they might see in maize or rice or cotton even, for example. So you need to be a farmer with some level of holding capacity to plant sugarcane. Yes, that basically means there are political, economic dynamics into play in sugarcane. Thankfully, fortunately, we finally deregulated the sugarcane market, which means there was no support price this year, this season. But that also means that क्रॉप एक तो कम लगी, और क्योंकि क्रॉप कम लगी तो उसका असर ये हुआ कि मार्केट में केन की प्राइसेस हायर हैं, विच इज गुड बिकॉज कोई फार्मर एटलीस्ट कॉम्पनसेट तो हो रहा है ना, मतलब कोई तो देर इज सम पॉकेट ऑफ रूरल इकोनॉमी दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड, एंड देर इज अ प्राइस सिग्नल फॉर अदर फार्मर्स ऑल्सो कि अगर वो चाहें तो लगा लें, इवन इफ दे आर नॉट पॉलिटिकली कनेक्टेड. Having said that, our sugar industry will not change overnight. I think, as I said to you earlier, I think they are extracting a pound of flesh. पिछले 12-18 महीने pre-November prices were significantly lower to international prices also, and they were lower compared to what they should have been at the given rate of cane. तो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस जैकअप की थी, शुगर प्राइसेस जैकअप नहीं की थी. शुगर प्राइसेस क्यों जैकअप नहीं की? बिकॉज दे वर गोइंग इनटू इलेक्शंस, सो दे वर केयरफुल एंड दे डिड नॉट अलाउ export of sugar. Pre-elections, all throughout, ever since the first crisis happened during Imran Khan's government, then the PDM 1.0, then the caretaker government, there were significant surpluses of sugar, and as inflationary effects were taking place across the broader economy, sugar की demand both B2B and consumer, क्योंकि ये discretionary spending है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी. So we could see indicatively कि market में hardcore हो रहा है stock, which basically means कि the rate of stock offtake in the market is not what it used to be under normal years. Because of inflation, sugar offtake was falling. डिमांड While कोलैप्स कर गई थी बेसिकली. I'm not really sure कि demand collapse की थी, because there is some level of sticky demand. But yes, अगर हम under normal circumstances 6.5 million metric ton consume कर लेते हैं, तो we were not consuming 6.5 million metric tons, we were probably consuming 600 million metric tons. Regardless, for 2 consecutive seasons since the flood year, the industry was demanding कि खुदा का वास्ता export allow कर दो. That's also because at that time international market में sugar prices went up to 750 metric ton per metric ton, right? और It was a पाकिस्तान में great time. सरप्लस था.
पाकिस्तान में पाकिस्तान सरप्लस था. इट और वाज हमने अ एक्सपोर्ट नहीं किया। ग्रेट, yeah, it would have been a great time, PDM 1.0, caretaker government, to export sugar. सो So पाकिस्तान को the reason why डॉलर की भी the जरूरत थी। reason the reason why I am offering this perspective is कि just because जरदारी की शुगर मिल है या नवाज शरीफ की शुगर मिल है does not mean they will export. पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कम इनटू प्ले. उनको भी खौफ लगा होता है कि अगर प्राइसेस नीचे मार्केट में बढ़ गई तो वी आर फेसिंग एन इलेक्शन, वी विल हैव शुगर क्राइसिस इन आवर फेस. तो दे वर स्ट्रेटेजिक टू द एक्सटेंट दैट दे अवॉइडेड an export policy on sugar until the nth hour. Elections happened February, government comes in March, mid-April they allow export. Now, since mid-April, May, we exported close to 800,000 tons, which means 8 lakh ton हमने export किया है. It is not at the price that was available 1.5 years ago. We've exported at close to 550 metric ton, 500 metric ton. It's not a great price, but at least the mills were able to offload their surplus, A, and once they offloaded their surplus, no matter what they commit in a meeting at Ministry of Commerce or with ECC, there is no way prices are not going to increase in the domestic market. This is an opportunistic export. इसका पर्पस ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है गोडाउन्स में, हम इसको ऑफलोड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम इसको ऑफलोड नहीं कर पाएंगे वी विल नॉट बी एबल, बिकॉज बाय द वे देयर इज एन इम्पोर्टेंट caveat here. Sugarcane are highly bank dependent, bank financing dependent. So 80% of what they produce, they finance through bank credit lines. There is a condition that until mills have settled their outstanding loans from the last season, अगर नया season start भी हो जाए, the mills are not allowed renewal of those lines or additional lines. सो मिल्स की भी ये मजबूरी है टू बी ऑनेस्ट कि अगर नवंबर आ गया है और क्रशिंग शुरू करनी है और किसान सर पे खड़ा हुआ है गन्ना लेके, so mills also need liquidity. So या they were या also in a fix. They needed to offload their excess liquidity, and you could see that in banking data. वो banking data is pretty solid and credible. आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर excess है, surplus stock नजर आ रहा है. Now they were between April to November, they were able to offload that surplus stock, not in the local market, but through exports. Now, once that happened, again, there was a price signal, but because cane is a longer duration crop, there was no more time for farmers to plant new cane, right? Even though जिन्होंने आज plant की है या plant की थी पिछले 12 महीनों में, they are receiving a good price, which means the deregulation of the support price mechanism has worked so far as the producer dynamic is concerned. Farmer is making good money on cane, the mill is making good money. But उसका obviously effect ये हुआ है कि because crop कम थी, there could be some level of hoarding going on at individual mills levels as well. I'm not saying it's all kosher or all up and up. However, yes, crop come hai, and the production that we are seeing right now is probably lower since the COVID year. So now, obviously, again, you will see people jump in. Market price increase होगी, export पे दोबारा बैन लग जाएगा, which is in my And again, opinion a very if good again, I thing. don't know, I'm being speculative or not, but क्योंकि जो वर्स्ट पीरियड था महंगाई का, इकोनॉमी का, वो एक तरह से हमारे पीछे है अब, तो वो जो Yeah, डिस्क्रेशनरी डिमांड जो इवेपोरेट हो गई थी वो absolutely. भी Yes, वापस आ yes, रही है, yes, राइट? yes. वो वापस आ रही है अगेन बिकॉज अगर डिस्क्रिशनरी डिमांड वापस ना आ रही होती तो सिंस नवंबर आई थिंक 33% प्राइस इंक्रीज आ गया है. दिस कांट अलोन बी supply driven, right? Because yes, overall sugar might be short, लेकिन ये तो surplus months है ना. Right now sugar is being crushed, cane is being crushed right now, sugar is being produced. So any mill who needs liquidity instantly, उसके लिए भी ये डिमांड सीजन है. वो तो मार्केट में फॉरेन से ऑफलोड करेगी बिकॉज राइट नाउ इट्स रिसीविंग कैश अगेंस्ट बैंक फाइनेंसिंग ऑफ 13%. तो मिल के लिए तो एवरी इंसेंटिव है कि अगर आज 160 पे 70 पे माल बिक रहा है वो बेच दे, क्योंकि रमजान का सीजन भी है, समर्स भी आ रही हैं, स्टॉकिस्ट भी मार्केट में है. दिस इज अ गुड टाइम टू सेल. सो there, yes, we will be in a situation where we will be short versus last year, but there is honestly no reason to panic. It's just sugar. It is not inessential हाँ, for लेकिन anyone in जब the economy. खानजादा पर या हामिद मीर पर चीनी के रेट की बात शुरू हो जाए तो फिर सब घबराना शुरू कर देते हैं यार।
हाँ, तो यही इसमें तो अब मसला करना है ये ना। चाहिए कि अगर आपकी, इफ द रिपोर्ट्स आर ट्रू एंड प्राइसेस हैव रियली गॉन अप टू 190 200, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट इफ दे हैव, देन आई थिंक जो आपने अभी इंडिया की एग्जांपल दी थी शुरू में, अगेन कनेक्टिंग इट बैक टू, अगर इतना मेजर डिफरेंशियल है मार्केट में, देयर इज नो बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ शुगर. Importers and traders can find an arbitrage opportunity, and this thing will even out. You just need to have some patience and let market forces play out. या Do not give mill a reason to say आपने export ban कर दी, हमारी prices crash कर गई. Do not give farmers a distorted signal कि ओ export ban हो गई, अगले season में फिर से cane की requirement high नहीं होगी. Because when mills are exporting, that is a direct signal for farmers to plant more. That signal came या in late in this season, but it can, अगर हम export जारी रखते हैं as a policy, prices in the local market will reach a level जहाँ पे they are at parity with international prices. So mills will no longer have the incentive to export as much, but at the same time, farmers and the market participants will know कि export खुली है. It's और time to अगर plant उनका cane. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली कम है इंटरनेशनल प्राइसेस से, तो उनके लिए मौका है कि वो अच्छा प्रॉफिट, विच इज़ हाउ द इकोनॉमी शुड वर्क. आई Yeah. फुली एग्री विद दैट. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, अगेन लाइक डीरेगुलेशन की हमने बात की, प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात की, ये एक लंबा आई थिंक प्रोसेस है, एंड वन होप्स के पॉलिसी मेकर्स हैव सम पेशेंस एज यू रेफर टू इट एज वेल. स्टोरेज साइड पे क्या हो रहा है, वीट में, शुगर में, प्राइवेट सेक्टर का लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर? बिकॉज अगेन जो एक एब एंड फ्लो है सप्लाई शॉक्स का, डिमांड शॉक्स का, एक्सेट्रा, across the board, to my mind, again as an outsider in this sector, is also because of underinvestments in the whole supply chain infrastructure, particularly storage. तो क्या देख रहे हैं आप, चाहे वो गंदम की मार्केट हो, चीनी हो, या कोई और मार्केट हो, वहाँ स्टोरेज और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है इस वक्त? Okay, so sugar is a well-functioning market so far as storages and supply chain is concerned. Other than the fact that high levels of information asymmetry है. There is gray economy over there, but other than that, it is a well-functioning private market, and it's a completely private market. So far as Gandam is concerned, the अफसोस की देखें बात यह है कि we had an opportunity. Farmers ने नुकसान बर्दाश्त कर लिया last year. बाय जून जुलाई आपको पता था कि मार्केट प्राइसेस क्रैश कर गई हैं. इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आर इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द वेरी हाई वेटेज ऑफ फूड इन द सीपीआई बास्केट, एंड by corollary a very high weightage of wheat and wheat products in the overall food basket. So you had taken in the gains already. आपको gains मिलना शुरू हो गए थे. आपको projections में नजर आ रहा था कि इन्फ्लेशन अब it will now spill over into inflation numbers as well. लोकल मार्केट ऑब्वियसली वॉज वेल सप्लाइड. आपने रोटी की प्राइस भी नीचे कर दी, 25 रुपए कर दी पंजाब में. एवरीथिंग वॉज, एज फार एज द गवर्नमेंट वॉज कंसर्न, एवरीथिंग वॉज पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन. अब अगर आपका टाइम हराइजन 15 दिन से आगे का भी होना जिंदगी में, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ठीक है, आज का टाइम गुजर गया, कल क्या होगा. आपने एक डिस्टॉर्टिव सिग्नल फार्मर को दिया है, एंड मे बी every 8 out of 10 farmers or farms in Pakistan plant wheat. It is a staple crop, right? So you need to tell him कि अगले साल क्या होगा. But rather than indulging in rumors कि यार maybe this is due to World Bank, maybe this is due to IMF, maybe this is because interest rates are too high and the carrying cost for the government has become too expensive. Rather than doing that, you just need to uh, tell the market honestly that now we are taking a step back and this is the time for private sector to enter. It's not like, again, wheat is a very, very highly liquid market. Everyone consumes wheat, and everyone maybe hundreds of industries consume wheat in various forms, चाहे वो बिस्किट बनाने की हो या exports हो, right? So you just need to give market a signal that we will be permanently taking a step back. So now we are giving a policy, and this policy is that maybe we will be renting out our warehouses, for example. Because there is one problem over here. While I do hold private sector responsible in the sense कि मैं at least या 10 लोग और इस बारे में बात कर रहे थे, the government has finally taken a step back from wheat market, और एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वॉशिंगटन में और बाकी जगह कहा कि हमने एग्रीकल्चर मार्केट को, सपोर्ट प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया है. सो देयर वाज सम लेवल ऑफ admission, if not a policy, कि this market is now deregulated. So yes, if private sector wanted, it could have stepped in, and 12 months is a very long time for, yes, there may not be enough storage houses, but building storage houses is not rocket science.
If anybody wanted to enter the market in a big way, uh, this could be very easily done. I suspect the reason why private sector has lagged and we might be facing another cash flow crisis in wheat market now is because it's a stable crop. अब कल को लेट्स फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें एंग्रो या कोई और प्राइवेट सेक्टर ग्रुप ICI या Sapphire for example enters the wheat market या Interloop and says we will be buying from market providing farmers liquidity, we will be buying at the current market price or 10% above or 5% above and then we will be storing. अब कल को मार्केट में शॉर्टफॉल आ गया, दिस इज अ स्टेबल क्रॉप राइट, दिस इज और तो दिस इट विल बी अ क्राइसिस फॉर देयर रेपुटेशन, इट विल बी अ आई रेपुटेशनल थिंक रिस्क यही फॉर मसला देम। है ना, आई एग्री, या दिस एंड इज से द कि भाई प्रॉब्लम। कि मुसद्दिक जुल्करनैन जो है वो वीट होल्ड कर रहे हैं या एंग्रो दाऊद ग्रुप जो है वो वीट होल्ड कर रहा है। सो अनलेस यू गिव प्राइवेट सेक्टर सम कंफर्ट दैट यू और हैव हुकूमत ने लेफ्ट द अशराफिया मार्केट को फॉर जो है वो अशराफिया के या हाथों छोड़ दिया गंदम को। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज ये हो सकती है कि देर आर सम सर्टेन सेमी गवर्नमेंट प्लेयर्स इन द मार्केट जो चीनी की चाहे जिन पे मार्केट की ये तरह बनाने की बात कर रहे हैं हाँ आप। जिन पे एक्यूजेशन भी नहीं लग सकती, जिनकी कोई गर्दन भी नहीं पकड़ सकता, जिन पे रेट भी नहीं हो सकते एंड दे आर आल्सो इन दी एग्री सर्विसेज बिजनेस सो टू स्पीक। तो अगर वो चाहें तो इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं एंड मे बी यस इट इज नॉट प्रिंसिपली द बेस्ट थिंग टू हैपन बट एटलीस्ट एक मार्केट क्रिएट होना तो शुरू हो जाएगी, सो मे बी देयर सम लेसन फॉर आई थिंक देम। ऑल्सो ऑन दैट, मेरा व्यू, मैंने मार से इस बारे में भी बात की काफ़ी और लोगों से भी, वो ये है कि यार सरकार अगर इतने पैसे खर्च करती है एक सेक्टर में, इनऑर्डिनेट अमाउंट स्पेंड करती है। या मुझे याद है हमारी एक कॉन्वर्जेशन कुछ सालों पहले थी कि किस तरह पंजाब में जो कमोडिटी डेट है उसके इंटरेस्ट के लिए लोन लिया जाता है कैश फ्लो की या वजह से एट या सर्टेन पॉइंट्स, या राइट? तो ये आपका हाल है। तो अगर आप मार्केट की तरफ छोड़ते हैं और आपका फियर ये है कि सैफायर, एंग्रो या कोई और जो है अशराफिया कोट अनकोट वो लूटेगी आवाम को क्योंकि स्टेपल क्रॉप है, तो भाई आपकी जो सेविंग्स हैं उसका 5%, 10% जो है वो रेगुलेटर साइड पे लगा दें। एक ज़बरदस्त तगड़ा सा रेगुलेटर बनाए मार्केट का जो कि इंटरनेशनल लेवल्स पे परफॉर्म कर सके, और वो आपको वो ओवरसाइट और कवरेज आराम से दे देगा प्राइवेट सेक्टर साइड पे, जो कि आपको एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू स्पेंड इन द मार्केट ऑलरेडी। तो मेरे नज़दीक तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है इस इशू का, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। Look, there are so many ways to do this. I do what I'm going to say next. I'm not proposing it because I am at heart a free marketer. बट अगर आपने मार्केट को ट्रांजिशन करना है, बहुत सारे तरीके हैं। आप कह सकते थे कि जिस तरह प्री 2024 शुगर केन मार्केट ऑपरेट करती थी इन अ ट्रांजिशन पीरियड, वी आर ओनली टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम प्रोक्योरमेंट बट वी विल बी गिविंग सम इंडिकेटिव प्राइस एंड दैट इंडिकेटिव प्राइस करेक्ट। विल बी इन्फोर्स्ड। हाउ शुगर केन के केस में इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छा स्टेप ये हुआ था कि दे ब्रॉट इन द मैकेनिज्म ऑफ CPRs which are basically cash cane procurement receipt or something, which basically was a negotiable instrument which had to be presented at the bank. So a farmer would take his produce to a weighing bridge. The weighing bridge will a Sarkari weighing bridge will issue him a receipt. He will take that receipt as a negotiable instrument to the bank counters, and the mill will be obliged to only make payment at the Sarkari rate to the farmer through the banking channel. Now, it does not mean कि हर farmer और हर buyer ये enforce करता, but at least market को एक reference rate मिल रेफरेंस जाता for the प्राइस है, transition period, एग्जैक्टली। एक Which benchmark again, मिल गया। the other way to do it also is like kind of like how the OPEC plus cartel operates in the oil market, right? कि अगर आप एक private sector regulated space में private sector को आने दे रहे हैं, तो you run them like a regulated cartel and say कि भाई ये reference prices हैं based on our analysis of input costs and like return on equity margins वगैरह, और आपने इस minimum price पे market को चलाना है, और उससे ऊपर जाती है तो जाए, लेकिन फार्मर के बेनिफिट के लिए हमने इससे नीचे कोलैप्स नहीं करने देना मार्केट को। यू कैन रन इट लाइक दैट टू। Absolutely. And right now, my fear is that while I am pretending to myself that deregulation has happened and we've had a success, uh, uh, but I do not have faith. मुझे डर ये है कि ये इसको साल 1.5 साल पुश करेंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर वो $1 बिलियन की वीट इंपोर्ट कर लेंगे, या जो एक और चीज कर रहे हैं कि नंबर वन वो किसान कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं ऑन वन हैंड टू फार्मर्स एंड ऑन द अदर हैंड दे हैव अनाउंस्ड अ पॉलिसी राइट नाउ कि अगर आपने
एंड ऑफ मार्च से पहले कॉटन प्लांट की, तो वी विल गिव यू 50,000 रुपीज पर एवरी एकड़ और 25,000 रुपीज पर एकड़। तो इस किस्म की स्टूपिड पॉलिसीज लगा के वो फार्मर को खींच लेंगे फॉर अनदर ईयर एंड हाफ। एंड देन ऑब्वियसली एक और इलेक्शन आना है ना, राइट, 2027 में 28 में, व्हेन थिंग्स चेंज अगेन, दे विल ब्रिंग दिस बैक, बिकॉज अनलेस यू क्रिएट अ उस वक्त वेल तक फंक्शनिंग आईएमएफ भी प्राइवेट, खत्म हो चुका होगा, तो दैट्स possibly. आल्सो या। So unless you create a well-functioning private market, there is no reason to be sure that things have actually transformed permanently and irreversibly. I say this also because Punjab government has, on one hand, disbanded its food department, which means it will no longer be procuring it and storing wheat. But on the other hand, it has replaced it with a price control and commodity supply management department. So the Babus are still employed. Nobody has been laid off. And rather than procuring wheat, they will now be raiding farmers and raiding stockists and making sure कि जिस प्राइस पे पीएमएलएन बेचना चाहती है उस प्राइस से बेचे. We do not have a market. ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है. This is well functioning. There is liquidity. A lot can be done in the long term. Commodity exchange, contracts, warehouse financing. 10,000 चीजें हो सकती हैं. 10,000 चीजें हो रही हैं. We have not taken a single step, and we can very easily relapse because of just how wheat is central to our economy. Yeah, I So we should think be very careful. I think relapse is the right place to end this conversation, क्योंकि अगेन ये relapse का इशू जो नशा ही है ना, जिसे मैं पाकिस्तानी मिठाई की दुकान पे जाता है और शुगर का पेशेंट कहता हूँ, वो है Yeah. पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स। तो वन होप्स के मे बी वर प्रूवन रॉन्ग in the near term, but again, always a pleasure learning from you on what's Thank you going so on much. in these markets. And for the audience, do read Adil's wonderful work on BR Research. It's always one of the more insightful pieces that comes out every once in a while on what's going on in the agri markets and other econ issues as well. So thank you for your work and thank you for your time today. Thank you so much.